Hello student, today we are going to learn chapter number 9, Forest and Wildlife Resources. Weightage of the chapter is 4 marks. 1 mark का एक MCQ पूछा जाएगा. 2 मार्क के शॉर्ट आंसर में एक आंसर होगा और 1 मार्क का एक मैथ में पूछा जा सकता है. So first of all, let us know forest and wildlife resources. As you all know कि what is the forest? Forest is the gathering of or collection of the trees and that is called as in forest. And wildlife resources is what? कि जो resources जिसमें से हम raw material हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हमारे जो डेली बेस पे, तो वो चीज़ों के लिए हम जो resources हमारे forest से हमको मिलते हैं raw material और उससे हम हमारे resources को यूज़ करते हैं, that is called as wildlife resources. So the existence, progress and development of a man is dependent on resources. As we all know कि man का जो भी development है वो सिर्फ और सिर्फ resources के बेस पे होता है. So कैसे? तो progress और development जो है वो सारी चीज़ें हमें forest से मिलती है. We have been fulfilling all our needs by the nature. हमारे जो भी needs है we are fulfilling that from the nature only. Through the shrubs, through the trees, through the heaps of the grass and all that. Now such vegetations in India is available only in Himalayas and Sundarban and remote areas of the Thar desert. Now as we all know कि population की वजह से बहुत सारा population जब बढ़ गया है तो उनकी demands भी बढ़ गई है. अब जब डिमांड्स बढ़ गई है तो उसी वजह से जो हमारे रिसोर्सेज है वो हमारे लिए बहुत ही एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर इंक्लूड फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस है, उसको कैसे कंजर्व करना है, ये सारा ही चैप्टर के अंदर हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी पे, एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. सो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट कि कोई चीज़ का देखभाल करना, एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्रॉपरली उसको वे में यूज़ करना, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन. ओनरशिप इज़ व्हाट कि वो चीज़ का ठेका लेके रखना, एंड मैनेजमेंट वो चीज़ को कंटिन्यूसली अच्छे से मैनेज करना, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. फर्दर उसको डिवाइड किया गया है. पहले तो फॉरेस्ट को 3 में डिवाइड किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट के ऊपर, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज द रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जिसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, मतलब कोई भी पर्सनल या कोई भी अपना खुद का वहाँ पे एनिमल या कुछ कलेक्शन करने के लिए नहीं जा सकता है. लंबरिंग, कलेक्शन ऑफ फूड्स, पेस्चरिंग्स आर नॉट अलाउड. लंबरिंग मतलब गिरी हुई लकड़ियों को कोई गैदर नहीं कर सकता, और पेस्चरिंग मतलब ग्रेजिंग के लिए भी नहीं लेके जा सकता अपने एनिमल्स को. एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन रखा होता है, वहाँ पे भी कंट्रोल होता है, बट वहाँ पे कुछ लोकल पीपल जो होते हैं उनको अलाउ किया जाता है वुड और ग्रेस के लिए, जहाँ पे वो कोई भी चीज़ और कोई भी ट्री को हार्म नहीं करे, उस तरीके से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को वो प्रोवाइड करके लिया जाता है. देन आफ्टर इट इज़ गिवन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. नो, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता, बट स्टिल इट इज़ इंक्लूड इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन. नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. ट्री फैलिंग, एनिमल ग्रेजिंग के लिए भी अलाउड है, ट्री का लिए कटिंग करना भी अलाउड है. So that is based on the administration. Now according to the ownership, administration and management, तीनों के ऊपर again 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया. That is the state forest, communal forest and private forest. State forest है what कि central और state government उसको properly take care. It will be take care for, and it is under the category of entry. That is the state forest. Communal forest are what कि local self institution उसको हैंडल करें. दैट इज मीन्स व्हाट, ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपालिटी है, कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, वो सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंस्टीट्यूट्स उसको हैंडल करेगी. दैट इज द कम्युनल फॉरेस्ट. एंड द लास्ट वन इज अ प्राइवेट फॉरेस्ट. ना प्राइवेट फॉरेस्ट इज व्हाट कि कोई पर्टिकुलर कोई अपने उसका सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन देन ओडिशा है, मेघालय है, अपने प्राइवेट कुछ के खुद बागान होते हैं, मेनली कोई एप्पल का या कोई चीज़ों का. सो दैट इज इंक्लूड इन दैट. मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, ये सारी जगहों में ये प्राइवेट फॉरेस्ट अवेलेबल रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट डिफॉरेस्टेशन. नाउ व्हाट इज द डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में जब ट्रीज का डिस्ट्रक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए डिफॉरेस्टेशन. ये कंट्री की जो प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट अलोन, कोई एक कंट्री का नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में ही प्रॉब्लम नहीं बट पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम है. डिफॉरेस्टेशन बहुत बार होता है, नेचुरली भी अकर होता है और मैन मेड भी होता है. नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन की वजह से कौन से इम्पैक्ट होते हैं, मतलब कौन सी इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन होता है तो क्या क्या हमें मुसीबतें हमें देखने
होती है। तो दैट इज़ व्हाट कि क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे एयर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस पे ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। फॉरेस्ट की जब फॉरेस्ट के ऊपर से फॉरेस्ट नहीं रहता है तो लैंड बैरन हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोड होने लगता है। फार्म की फर्टिलिटी जो है वो भी इंक्रीज नहीं हो पाती है इतनी। And in the forest of peninsular India, the forest area has decreased largely due to deforestation. So these are the such of the impact of deforestation. So for the deforestation के impacts की वजह से how we can take care of that forest का conservation हम कैसे कर सकते हैं। Remedies such of the points are here given कि तुम forest को कैसे उसको deforestation को कैसे हम उसे बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए हियर इट इज गिवन कि वुड के ऑप्शन में कुछ चीज़ें यूज़ करो कि जिसकी वजह से वुड कम यूज़ हो। उसके बाद इंडस्ट्रीज जो है वो जो रॉ मटेरियल लेके आती है, तो वो इंडस्ट्रीज को इतना ख्याल रखना है कि फ्यूचर नीड्स जो दूसरी है वो नीड्स भी हमारी फुलफिल रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी कुछ हमें इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए रॉ मटेरियल ज़रूरत है तो वो चीज़ों के लिए हम अभी नुकसान करते रहे जो फ्यूचर में भी हमारा नुकसान हो जाए। फिर पब्लिक को अवेयर करना है, प्रोग्राम अलाउड करना है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर कुछ अपनी इंफॉर्मेशन जो है फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए वो प्रोवाइड करो, एक्सप्लेन करो कि उसकी इंपॉर्टेंस, जिससे वो बच्चे पहले से ही अपना फॉरेस्ट को बचाने के लिए ले सके। उसके अलावा और भी है कि फोडर एंड फायरवुड है, फॉरेस्टरी, सोशल फॉरेस्टरी एंड एग्रो फॉरेस्टरी को डेवलप करो। फिर है फायरवुड अल्टरनेटिव ऑप्शंस में है, उसको स्पैरिंगली यूज़ करो, मतलब जुडिशियसली यूज़ करो। फिर ऐसे बहुत सारे धार्मिक प्लेसेस हैं जो फॉरेस्ट के आसपास में लोकेट किए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो धार्मिक प्लेस लिटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल जाता है। तो वो पॉल्यूशन कम हो वैसा रखना है। एरिया शुड बी डिमार्केटेड, डिमार्केटेड मतलब लिमिटेड होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए एनिमल के जो ग्रेजिंग करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि अगर एनिमल सारा ग्रेजिंग कर लेंगे तो वो भी एक तरह का नुकसान है फॉरेस्ट के लिए। देन आफ्टर इट इज़ गिवन वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी? वाइल्ड लाइफ क्या है? जो तुम्हारे जानवर रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो उसकी डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज बहुत ज़्यादा है। तो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इज अ लार्ज इन द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ आर पॉसिबल। यहाँ पे शॉर्ट आंसर में बहुत बार पूछा गया है, 15 लाख स्पीसीज़ है एनिमल और बर्ड की पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो, और उसमें से इंडिया का पार्ट है 81,251 स्पीसीज़ जो इंडिया की है। सो इंडिया का 12th रैंक है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। एनिमल्स फ्रॉम एशियाज, यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इन इंडिया। सो दीज आर द सच ऑफ द एनिमल्स हियर गिवन जो इंडिया के कोई जो लोकेशन से अलग अलग वहाँ से ये पाए जाते हैं। करंटली इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर द टाइगर्स एंड लायर्स आर सीन मूविंग इन द नेचुरल अबोर्ड्स। कोई भी जगह में पूरे ग्लोब के अंदर, मतलब पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी लायन एंड टाइगर इजीली मूव करते हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि लायन और टाइगर की कोई इवन स्पीसीज भी इतनी पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज़ वाई हियर इट इज़ गिवन कि यहाँ पे इंडिया के अंदर एक इंडिया कंट्री ऐसा है जहाँ पे लायन और टाइगर नेचुरल एबोर्ड्स मतलब उनके घरों के साथ दिखाए जाते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन के केओलादेव है नेशनल पार्क, भरतपुर है, नाथ सरोवर है गुजरात के अंदर, जो विंटर्स में बहुत तरह तरह के स्पीसीज दूसरे बर्ड्स के और सबके दिखे जाते हैं। इसके अलावा सी टर्टल है जो एग ले करने के लिए उड़ीसा कोस्ट की तरफ जाते हैं। इंडियन पाइथन्स है, बहुत सारे और भी दूसरे साउदर्न रेन फॉरेस्ट में दिखाए जाते हैं। सो दीज आर द डाइवर्सिटी यू कैन से हियर कि ये सारे डाइवर्सिटी के उसके अकॉर्डिंग रहते हैं ना। वाइल्ड लाइफ इज ऑन एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने पे है। टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। आज जो वेराइटीज ऑफ एनिमल है, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, कि लायन और टाइगर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सो दे आर ऑन द एक्सटिंक्शन, दे आर ओनली प्रेजेंट इन इंडिया। So it is given tigers were seen in the forest of Dar, Ambaji and Danta. सिर्फ ये 3 फॉरेस्ट में ही ये टाइगर देखने मिल रहे हैं, जबकि टाइगर यहाँ के पहले से हमारा नेशनल एनिमल है, फिर भी हमें यहाँ पे इतना देखने नहीं मिलता है। टुडे टाइगर्स आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द गुजरात फॉरेस्ट एरिया, टोटली ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा चीता है, बहुत सारे बर्ड की भी ऐसे स्पीसीज़ है जो अब नहीं इतने देखने मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे कुछ बर्ड्स के साथ साथ कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। यू हैव टू रिफर फ्रॉम द पेज नंबर 69। गुजरात के हैं गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार शॉर्ट आंसर में आता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत बार 2 मार्क्स में पूछा गया है कि क्या कारण है जिससे वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन मतलब खराब डैमेज होता है। वाइल्ड लाइफ कैसे डैमेज हो जाते हैं? तो ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस,
ह्यूमन क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स है वो सारे को लेके, और अपने नेचुरल हैबिटेट, तो वो चीज़ें के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे एनिमल्स बहुत डेंजर में जाते हैं. Now, destruction of forest is the main reason responsible for the nature imbalance. It's a final impact in the reduction in the number of wildlife animal. Animals को hunt करते हैं, जिसकी वजह से animals का कम हो जाता है. Number of animals become very less. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट हो जाता है. वहाँ पे कभी कभार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से या फिर माइनिंग करने लगते हैं मिनरल्स को निकालने के लिए, या कुछ सिटीज़ को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को बर्बाद किया जाता है. सो उसके अलावा और भी है रीज़न के फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग एनरोच फॉर द ग्रास, फ्यूल और ग्रेजिंग. ह्यूमन नीड्स, जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन नीड्स कभी ख़त्म ही नहीं होती है. फ्यूल के लिए, ग्रेजिंग के लिए, ग्रास के लिए हमेशा फॉरेस्ट डिस्टर्ब होते हैं ह्यूमन नीड्स के लिए. ड्यू टू द लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट मैनी एनिमल्स विदाउट एनी अबोर्ड. मैनी एनिमल्स फॉरेस्ट में, अगर हम फॉरेस्ट का 1-2 ट्री भी कट करते हैं तो वो ट्री के बर्ड्स जो है, वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनका तो होम चला गया. सो दैट इज़ वाई इट बिकम अ वेरी कॉन्फ्लिक्ट फॉर देम. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपनी लाइफ खो बैठते हैं, उनको घर नहीं रहता, तो वो इधर उधर स्ट्रे होते होते अपना धीरे धीरे लाइफ भी ख़त्म कर देते हैं. Hunting to the procure biomedicines or things which make up perfumes also bring the species on the verge of extinction. Because of the medicines and perfumes there is an include of it. Then after it is given, एक थिंग्स टू नो में दिया गया है कि रेड पांडा जो है कोल्ड फॉरेस्ट में ईस्टर्न हिमालय पे दिखता है, उसका फूड है. ये शॉर्ट आंसर में कभी कभार पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर. मेनी टाइम्स इट इज़ अ लेग्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब तुम्हें एक बार नोट डाउन करनी है. उसके बाद नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कौन से पॉइंट्स, कौन सी चीज़ें वेज है हमारे पास. सो इट इज़ नेसेसरी टू चेंज आवर एटीट्यूड, परसेप्शन मतलब देखना, आउटलुक टूवर्ड्स द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के जो हमारी नीड्स हम फुलफिल करते हैं तो उसे हमें थोड़ी चेंज करनी बहुत ज़रूरी है. वी कंसिडर इट द सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम. हम जो इनकम बना के बैठे हैं फॉरेस्ट को बर्बाद करके, वो हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, विच इज़ अ मिस्टेक. हम जो इनकम बना के बैठे हैं, बट ये इनकम इतनी भारी पड़ने वाली है कि वो फ्यूचर नीड्स हमारी कोई भी फुलफिल नहीं कर पाएगी. सो दैट इज़ वाई अनलिमिटेड इनकम इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक फॉर अस. सो उनके नेचुरल हैबिटेट जो घूम रहे हैं, वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पे रहते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Then after it is given to maintain the balance of the number between the herbivores and carnivores. Now it is very important. Herbivorous animals भी हमारे लिए important है, carnivorous animal भी हमारे लिए important है. So that is why जो numbers है herbivorous और carnivorous के, उसे हमें maintain करना, that is also important thing यहाँ पे दिया गया है. उसके बाद है next, there should be a strict law of ban hunting. हंटिंग करना बहुत ज़्यादा हो गया है. लॉज तोड़ के भी लोग अपने शौक़ पूरे करने गए, तो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी है, जिसकी वजह से बहुत ही लोग अपना जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन करते हैं वो कम हो जाए. और इसके बाद अलावा और भी है कि इट इज़ नॉट डिस्टर्ब द एनिमल ड्यूरिंग द प्रोक्रिएटिव पीरियड. फिर स्टडी शुड बी मेड अबाउट द लाइकली एफर्ट्स ऑफ फिशरी, फॉरेस्ट गैदरिंग, टूरिज्म, फॉरेस्ट एंड स्टेप शुड बी टेकन अकॉर्डिंगली. प्रोग्राम्स रखने चाहिए जिसकी वजह से अवेयरनेस फैल जाए कि सोसाइटी में फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है. इफ़ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फॉरेस्ट इज इनएक्टिव देन प्रेशर्स शुड बी ब्रॉट ऑन देम एंड देन शुड बी गिवन अ priority. Now it is the important one of the topic, that is the Ganga River Dolphin. Ganga River Dolphin ये एक डॉल्फिन है, का नाम है, जिसका नाम प्लैटिनस्टा गैंजेटिक, जो गंगा रिवर में मिलती थी. ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर का जो फ्रेश वाटर है वहाँ पे इसकी स्पीसीज देखने मिलती थी. बट ड्यू टू द पॉपुलेटेड रीजन, वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसकी वजह से वाटर डर्टी हो रहा है, और वो वाटर डर्टी हो जाने की वजह से वो धीरे धीरे जो ये डॉल्फिन है वो एक्सटिंक्ट हो गई, और उसकी कुछ स्पीसीज़ वहाँ पे अवेलेबल है. तो सो इट इज़ नोन एज बाय अदर नेम्स लाइक सॉन, सुसु एंड सोइन. इट इज़ फाउंड ऑन द नेबर्स ऑफ द नेपाल रीजन एंड बांग्लादेश, और ये सारे रीजन में कभी कभार देखने मिलती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम. नाउ जब गवर्नमेंट ने देखा कि लोग अपना कंट्रोल नहीं रख रहे हैं, सो दैट इज़ वाई कुछ वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन स्कीम निकाला गया, कुछ प्रोजेक्ट निकाले गए पर्टिकुलर एनिमल्स के ऊपर. दैट इज़ अ टाइगर प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, चीता एंड राइनो प्रोजेक्ट है. सो समटाइम्स इट इज़ आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट ऑल्सो के एक्सप्लेन
टाइगर प्रोजेक्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइगर प्रोजेक्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलिफेंट प्रोजेक्ट, 2 मार्क्स में कभी पूछा जाता है। तो टाइगर प्रोजेक्ट और ये डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट रेफरेंस बुक के अंदर कुछ डिफरेंट ईयर अकॉर्डिंग किए गए हैं। सो बट यू हैव टू रेफर द टेक्स्ट बुक ओनली कि उन्होंने 1971 में ये टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर 40,000 टाइगर्स इंडिया के अंदर 20वीं सेंचुरी में उसको रिजर्व किए गए थे, और टोटल रीजन जो थे 44 रीजन के अंदर से ये लोग ने उसको रिजर्व किया था। उसके बाद है लैपर्ड का भी एक यू कैन से लैपर्ड का जो इंट्रोडक्शन है, फीचर्स है, उसको एक बार पढ़ लेना है, एमसीक्यू में कभी कभार पूछा जाता है एज द सेम एज अ चीता ऑल्सो। देन आफ्टर एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है वो 92 में स्टार्ट हुआ था, 1992 में, और नेचुरल हैबिटेट जिसको प्रोटेक्शन किया गया था, जो माइग्रेट करते थे एलिफेंट उसको भी, एंड टोटल 26 प्रोटेक्टेड जोन्स उसके लिए बनाए गए थे, तो जिसकी वजह से एलिफेंट के ऊपर कोई भी तरह का, उनके एबोर्ड के ऊपर कोई भी तरह की मुसीबत नहीं आए। उसके बाद राइनो प्रोजेक्ट है, जिसमें 1 ऑन राइनो ऑफ इंडिया जो है उसको सेव किया जाता था। ज़्यादातर राइनोज आसाम के स्टेट में मिलते थे। सुंदरबन ऑफ द वेस्ट बंगाल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी, उसका नाम भी अलग रखा गया था, दैट इज़ द राइनो विजन 2020। बहुत बार शॉर्ट आंसर में एमसीक्यू में पूछा गया है। इसमें टोटल राइनोज जो है उसको सेव किया था, 3000 राइनोज को सेव किया था। 1 ऑन राइनो का कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, पिन नंबर 71 पे कभी कभार एमसीक्यूज में आते हैं, यू हैव टू जस्ट रेफर इट थ्रू वंस। नाउ नेक्स्ट है दैट इज़ द वल्चर प्रोजेक्ट जो है, वल्चर एक तरह का स्कैवेंजर माना जाता है, स्कैवेंजर एनिमल है, स्कैवेंजर बर्ड है, नॉट एन एनिमल, सॉरी। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन स्कैवेंजर एनिमल? बिकॉज वल्चर जो है वो डेड एनिमल्स को, डेड बर्ड्स को खाती है, जिसकी वजह से जो गंदगी होती है वो हमारे क्लीननेस के लिए बहुत ज़्यादा काम है। तो वल्चर इज़ द क्लीनिनेस वर्कर ऑफ द नेचर के अंदर जो भी गंदगी आती है वो उसको साफ करती है। सो दैट इज़ वाई वल्चर जो है वो हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट बर्ड है। वल्चर के 9 सब स्पीसीज प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि वल्चर डेड एनिमल खा लेती है, और इसका प्रोजेक्ट जो है वो 2004 के अंदर बनाया गया था, लॉन्च किया गया था। उसके बाद है स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो है वो 2000 में स्टार्ट किया था, जिसके अंदर स्नो का एरिया जो है हिमालय रीजन में, वहाँ पे 3000 मीटर तक का हिमालय के अंदर स्नो का रीजन है, वहाँ से ये स्नो लेपर्ड को स्टार्ट किया गया था। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा और भी बहुत सारे कश्मीरी हंगर प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे दूसरे और प्रोजेक्ट्स के नाम यहाँ पे दिए गए, यू कैन रेफर इट फ्रॉम द पेज नंबर 72। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोरिजर्व। मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड एज अ डिफरेंशिएट करना बहुत बार पूछा गया है कि सेंचुरीज मतलब क्या होता है, मीनिंग में पूछा गया है, या डिफरेंशिएट करना पूछा जाता है। सो व्हाट इज द सेंचुरीज? नेशनल पार्क, बायोरिजर्व जो है वो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया होता है। सो इट साउंड सिनोनिम, सम डिफरेंट, कुछ डिफरेंट है, बाकी पूरा के पूरा सिमिलर रहता है। तो सेंचुरी क्या है? तो सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो परमिटेड विद इन द सर्टेन लिमिट, कुछ हद तक उसको कंट्रोल तक रखना होता है, दैट इज द सेंचुरी। डोमेस्टिक एनिमल कैन बी अलाउड टू ग्रेज, कुछ परमिशन दी जाती है, अथॉरिटीज से परमिशन लेना ज़रूरी है, कंट्रोल दिया जाता है। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीसीज, इन मेन सेंचुरीज के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। देन आफ्टर है नेशनल पार्क कंपैरिजन करने जाएगा सेंचुरी से तो वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, वहाँ पे एक से ज़्यादा इकोसिस्टम को कंटेन क्या बोलते हैं वो किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। देयर इज़ अ कंप्लीट बैन ऑन द एनिमल क्रेजिंग टोटली बैन होता है वहाँ पे, कोई भी तरह के एक स्पीसीज़ को वहाँ पे मेंटेन नहीं किया जाता है। इट इज़ एस्टैब्लिश थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट का साथ लेके इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। मेन नेशनल पार्क के यहाँ पे नाम बताए, काजीरंगा नेशनल, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेलावदर। बहुत बार ये नेशनल पार्क, सेंचुरीज और प्रोटेक्शन बायो इस मैप के अंदर इस तरीके से पूछा जाता है। सो यू हैव टू डू दिस नेम्स। बायो रिजर्व जोन्स जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वर्ल्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। फिजिकल कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ एनी रिलीजन। फिर उसके बाद और बोला है वेजिटेशन, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एनिमल का प्रोटेक्शन नहीं, बट वेजिटेशन है, इंसेक्ट्स है, जो लैंड है, वो सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन किया जाता है। स्पेशली अरेंजमेंट किए जाते हैं रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए। कुछ नाम यहाँ पे दिए गए। रान ऑफ कच्छ ऑफ द गुजरात वॉज डिक्लेयर्ड एज अ बायो रिजर्व। गुजरात के अंदर जो रान ऑफ कच्छ है उसको बायो रिजर्व में कंपेयर किया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इंडिया और गुजरात का भी बायो रिजर्व
जोन दिया गया है कि इंडिया के अंदर बायो प्रोटेक्शन जोन जो है वो 18 है, उसमें से नेशनल पार्क कितने हैं, सेंचुरी कितने हैं। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डू। MCQs में शॉर्ट आंसर में तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है ना। डेवलपमेंट प्रोसेस इज एन इन्वेटेबल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट करना नेशन का या इंडिविजुअल का, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट इज़ वाई फॉर टू डेवलपमेंट इट इज़ रिक्वायर्ड टू वाइल्ड लाइफ को भी हमें सेव करना चाहिए ना। एक यहाँ पे थिंग टू नो के अंदर दिया गया है हिनोतारो। हिनोतारो इज अ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में रहने वाला एनिमल है जो अल्कालिन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के अंदर रहता है। अल्कालिन मतलब यू कैन से सॉल्टी वाटर में बहुत बार मिलता है। सेमी डेजर्ट एरिया में यहाँ पे देखने मिलता है। रन ऑफ कच्छ है, बानी, नारायण सरोवर, सेंचुरीज, इट कैन बी आइडेंटिफाई स्लाइटली टॉलर देन द फॉक्स। कुछ उसका फॉक्स की तरह राउंड मुंह रहता है, आई ईयर्स रहते हैं। यहाँ पे पिक्चर शो किया गया है, यू कैन सी फ्रॉम हियर। नेक्स्ट इज द डुगांग। डुगांग भी सेम है, एक तरह का एनिमल, एक्वेटिक एनिमल जो है वो बहुत ही स्मॉल है। इट इज सीन इन वेरी स्मॉल नंबर, बहुत कम नंबर में दिखता है। वेस्टर्न कोस्ट इंडिया के वहाँ पे दिखता है, ईस्ट अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ जो कोस्ट एरियाज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। सो दिस इज अवर चैप्टर completed here. Now you can mark all the आंसर्स टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के अंदर मार्क कर सकते हो। यहाँ से पूरे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वो स्क्रीनशॉट के ऊपर से पेजेस नंबर दिए गए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन 67 पेज नंबर पे है, तो कम टू दैट 67 पेज नंबर पे वीडियो को कुछ पॉज करके 67 पेज से वहाँ पे आंसर नंबर 1 है, 2 है, वो वहाँ से आप लिख सकते हो। फर्स्ट का फर्स्ट है, तो ये वैसे ही पूरा की पूरा एक बार रिवाइज कर सकते हो।